नमस्ते उमेश जी। जय श्री राम उमेश जी। जय सिया राम। नमस्ते विवेक। हेलो विवेक। हाय, जय श्री राम सर। तो आप दोनों का स्वागत है द वॉइस मैटर्स में। वेलकमिंग विवेक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड उमेश जी, आपके साथ हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं जियो पॉलिटिक्स टॉपिक से रिलेटेड। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसपे हम एक पैनल डिस्कशन करने वाले हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो आजकल चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में, जिसे हम कहते हैं नैरेटिव वॉर। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का जो एक्चुअल जमीन पे जो आर्मी वाले वॉर लड़ रहे थे, उसके अलावा एक और वॉर चलता है सोशल मीडिया पे, जहां पे पाकिस्तान वाले तो ये बोल रहे हैं कि वो जीत चुके हैं एंड उन्होंने इंडिया के एयर बेसिस पे हमला कर दिया, पता नहीं क्या क्या तबाह कर दिया। एंड उनकी जो जनता है वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है सोशल मीडिया में। इनफैक्ट हमें भी बहुत सारे अपने रील्स पे यही कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम एक वॉर तो हार चुके हो, दोबारा हारना है। तो आज उसी पे आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। बरोबर, आपने बात सही की है। जो ये बोलते हैं ये ये एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। और ये जो सोशल मीडिया का जो नरेटिव वॉरफेयर है, वहां पे कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान हमसे आगे है इन द शॉर्ट टर्म। बट मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली वो ये वॉरफेयर हारने वाला है। ऐसा है कि अगर आप ये वॉरफेयर करते जाओगे, यू कैन हैव द, एक तरह से बोलते हैं ना, झूठ जल्दी, बहुत लोग जल्दी मान लेते हैं। वैसा ही है पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। उन्होंने जिस हिसाब से झूठ को फैलाया है, तो लोगों ने उसको ही सच मान लिया है। बट जैसे जैसे आप देख रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, सारी चीजें अपने आप ही क्लियर होती जा रही हैं। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अरे, मैं मानता हूँ कि अभी स्टार्टिंग में उनका था दबदबा, बट अब नैरेटिव चेंज होता जा रहा है, अब भारत के फेवर में है। बट उमेश जी, पॉइंट ये होता है ना कि पाकिस्तान की फितरत है कि वो 100 बार झूठ बोलेंगे, और अगर कोई इंसान 100 बार झूठ बोल रहा है तो कभी ना कभी तो उसको सच मान ही लिया जाता है। तो सेम ये हम लोगों ने हमारे रील पे काफी पाकिस्तानी लोगों के कमेंट्स देखे थे। वो बोल रहे थे ऑल्दो इंडिया ने फील्ड पे वॉर जीत लिया था, उनके इतने सारे एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, काफी लॉस हुआ था पाकिस्तान को, बट उनका नैरेटिव यही चल रहा था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, आपकी बात सही है कि जो वॉर स्टार्ट हुआ था 7 तारीख को, उसके अंदर हमने सबसे पहले उनके जो अम, जो टेररिस्ट कैंप्स थे, टेररिस्ट बेसिस थे, वहां पे हमला किया था। 9 जगह हमने हमला किया था। भारत ने उसी दिन बोल दिया था कि वी हैव अटैक्ड द टेररिस्ट कैंप्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, हमारा काम पूरा हो गया। बट पाकिस्तान नहीं माना। उसके बाद उसने स्वार्म ऑफ ड्रोन्स छोड़े हमारे ऊपर। इवन दिल्ली के ऊपर उसने फतेह मिसाइल छोड़ी थी, जो सिरसा में जाके इंटरसेप्ट हुई थी। फिर भारत ने, आपको मालूम है क्या किया था, कि उनके एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आपको मालूम है नूर खान एयरबेस जो किनारा हिल्स है, उसके एंट्रेंस पे भारत ने एक ब्रह्मोस की स्ट्राइक की थी। और ऐसा था कि उधर 3 मिसाइल लगी थी, दोनों एंट्रेंस और एग्जिट पे और वेंट पे। अब हालत ऐसी हो गई थी कि वहां पे अर्थक्वेक्स आने लग गए। आप ये सोचिए, इतने सारे अर्थक्वेक्स कैसे आ सकते हैं। तो बताया जाता है कि उधर जो न्यूक्लियर वेपन्स जो शायद हो सकते हैं, जो अमेरिका या नेटो ने रखा है, या पाकिस्तान का खुद का भी हो सकता है, वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। अब ऐसा है कि उधर से रेडिएशन आ रहे थे, तो इजिप्ट से आपको मालूम है आइसोटोप्स मंगा के उस एरिया को एक तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई थी। अभी भी किसी एक पाकिस्तान के एक ऑफिसर ने बोला है कि नूर खान एयरबेस को पाकिस्तान भी ऑपरेट नहीं कर सकते थे, पाकिस्तान ऑफिसर्स। वो वहां पे पूरे अमेरिकन प्रेजेंस भी हैं। एंड दिस इज द रीजन, यूएस जो 2 दिन पहले बोल रहा था ये इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध है, ये हजारों साल तक लड़ते रहेंगे, अचानक उस आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिसको भारत के जयशंकर जी ने बोल दिया यूएस वॉज इन यूएस, बस इससे ज्यादा नहीं बोला। देखिए, हमने उनके इतने सारे एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं, हमने उनके एवॉक्स उड़ा दिए, हमने उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक तरह से कमजोर कर दिया था। हमने उनके जो उनके हमारे ड्रोन्स ने जाके शहबाज शरीफ के घर तक जाके हमला कर चुके थे। आप ये सोचिए, शहबाज शरीफ के घर से 10 किलोमीटर दूर हमने हमला कर दिया था। पाकिस्तान परेशान हो चुका था। देखिए, एक दिन और युद्ध हो जाता ना, तो आप ये समझ जाइए
कि हम इस्लामाबाद पे भी हमला करने ही वाले थे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली पे आज हमला कर दिया था। दिस इज नॉट नेगोशिएबल। हमने कभी उनके नेशनल कैपिटल इस्लामाबाद पे नहीं किया था। पाकिस्तान ने अच्छी तरह से ये चीज फैलाई कि हमने इंडिया के रफाल जेट को गिरा दिया। बट आप ये बोलिए कि इंडोनेशिया ने अभी रफाल जेट क्यों लिया है? आप मुझे वो बताइए। अगर रफाल जेट 6 रफाल जेट भारत के उन्होंने गिरा दिए हैं, व्हाई डिड इंडोनेशिया साइन अ डील विद रफाल डोसाल्ट एविएशन टू बाई 18 जेट्स राइट नाउ? हफ्ते भर पहले की बात है। सेकेंड, चेंगडू एयरक्राफ्ट जो चाइना का JF-17 है, मैं उसको जंग फाइटर 17 बोलता हूँ, उसको एक तरह से उनके शेयर वैल्यू 20% गिरे हैं। मार्केट में जो रहते हैं ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको पैसा प्यारा होता है। डसॉल्ट एविएशन के शेयर के भाव बढ़ रहे हैं, चेंगडू कॉर्पोरेशन के शेयर के भाव नीचे आ रहे हैं। भारत ने लॉकहीड मार्टिन का जो प्लेन है F-16 उसको भी मारा है, पर भारत ने जस्ट अवॉइड किया है क्योंकि उसको यूएस से अपने रिश्ते खराब नहीं करने हैं। इसके लिए वो जो सब चीजें नहीं बताई है। नूर खान एयरबेस में तो ऐसी हालत है कि वहां पे अभी भी बताया जा रहा है कि उस पर डेब्री डाल के उसको भरा जा रहा है। राइट नाउ नोबडी कैन एक्सेस द टनल ऑल्सो। और बताया जा रहा है कि उसके अंदर जो टनल के नीचे है, इट इज 8 फ्लोर्स बिलो द सरफेस, वैसा हालत है। तो भारत ने कंप्लीटली खत्म कर दिया। अच्छा, और विवेक आपका क्या कहना है इस पॉइंट पे कि मतलब ये जो यूएनएससी की वाइस चेयर ऑफर किया गया है पाकिस्तान को, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या वर्ल्ड नैरेटिव हो सकता है, या जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? मैं पहले उमेश सर की बात में कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ये जो नैरेटिव वॉरफेयर है, ये पाकिस्तान आज से नहीं लड़ रहा है इंडिया से। आप देखेंगे कि इवन जब 1947 में देश आजाद हुआ था और उन्होंने कबाइलियों का अटैक किया, उन्होंने बोला कबाइली हैं, वहाँ के लोकल पीपल हैं, उनका ये काइंड ऑफ अ रिबेलियन है, तब इन्होंने अपनी आर्मी को इंडिया में भेजा। इवन 1965 वॉर आप देखें, 1971, और इस पूरे इसकी हद हो जाती है 1999 कारगिल वॉर के अंदर, जहां पे इन्होंने अपनी खुद के सोल्जर्स की बॉडी को लेने से मना कर दिया। आप सोचिए, मतलब आप उनका मतलब एक डिग्निटी, मोरल, आप इन सब की बात करेंगे, प्रोफेशनल आर्मी कभी भी ऐसा नहीं करती है। तो आप वहां से पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट समझ सकते हैं कि जो देश, जो फौज अपने सोल्जर्स की बॉडी को लेने से मना कर दे। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। इनका जो जन्म हुआ है पाकिस्तान का, यही झूठ से हुआ है। तो ये जो नैरेटिव वॉरफेयर है, ये स्टार्टिंग से लड़ते आ रहे हैं। आप वहां के किसी बच्चे से पूछेंगे तो वो बोलेगा हाँ, हमने 1971 का युद्ध भी जीता है, हमने 1965 भी जीता, 1999 कारगिल वॉर भी हमने जीता है। तो ये जो इनका स्टेट ऑफ डिनायबिलिटी और ये नैरेटिव वॉरफेयर है, ये उधर के बच्चे के मतलब एक तरीके से उसके प्रोसेसर में डाला गया है सिंस स्टार्टिंग। ठीक है, फिर अगर हम आते हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, तो ये चीज भी कोई ऐसा तो है नहीं, ये पाप का घड़ा भर चुका है। ये 1989 से मतलब आप देख सकते हैं, इन्होंने इंसर्जेंसी शुरू की थी आफ्टर दिस सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। उसके बाद जब वो सोवियत वहां से चले गए, देन दे ऑल स्टार्टेड दिस, कि इन्होंने वो सेम फॉर्मूला, सेम टैक्टिक्स इन्होंने इंडिया में अप्लाई करी और मुजाहिद्स को इन्होंने इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया। आई थिंक आफ्टर 2014 अपनी जो सरकार थी, उसने जो ऑफेंसिव डिफेंस की टेक्निक होती है, जो अपने अजीत डोभाल साहब कई बार यूज कर चुके हैं, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंडिया स्टार्टेड दैट। और हमने उसके बाद अपना टैक्टिक्स ऐसे चेंज किया कि अब हम इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो ठीक है, जो लड़ रहे हैं वो तो लड़ेंगे, बट नाउ वी विल नॉट टॉलरेट दिस। सो आफ्टर 2014 हमने देखा, 2016 में जब उरी पे अटैक हुआ तो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में जब इन्होंने हमारे साथ पुलवामा किया तो हमने बालाकोट में जाके इनको मारा। और अब जो मेन जो 2000 हम बात कर रहे हैं 2025 में जो पहलगाम अटैक हुआ, जहां पे हमारे 26 निर्दोष मतलब आदमियों को मारा गया बहुत ही बेरहमी के साथ, उसके बाद भारत ने डिसाइड कर लिया कि नाउ अब हमें ये जो वॉर है, ये पाकिस्तान के चेस्ट पे ले आके लड़ना पड़ेगा। दैट इज पंजाब, द हार्ट ऑफ द पाकिस्तान। और उसके बाद जो हमने आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते एक मतलब बहुत रेस्पॉन्सिबल कंट्री है। व्हाट वी हैव डन, जो हमने 6 और 7 की रात को जब व्हेन वी अटैक द टेररिस्ट कैंप, तो आपने अगर आपने प्रेस इंडिया ब्यूरो के प्रेस रिलीज भी देखे होंगे, तो इंडिया वाज वेरी कैलकुलेटिव। उन्होंने बोला कि सिर्फ हमने टेररिस्ट बेसिस पे हमला किया, वो भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट साइट्स, जिसमें बहावलपुर है और मुरीद के है और वेरियस अदर्स। हमने कोई सिविलियन टारगेट को टच नहीं किया, हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को टच नहीं किया। और हमने जो नेक्स्ट डे प्रेस स्टेटमेंट भी दिया, उसमें भी हमने क्लियरली बोला कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट द वॉर विद पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान से कोई जंग नहीं है, वी आर फाइटिंग विद द टेररिस्ट ओवर देयर। ठीक है, बट
प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि पाकिस्तान, अगर हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो स्टेट, मतलब बेसिकली जो उनका एस्टैब्लिशमेंट इज, वो सब कुछ रन करता है वहां पे। जो एस्टैब्लिशमेंट इज द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, मतलब वहां पे आर्मी को एस्टैब्लिशमेंट के नाम से बोलते हैं, तो वो वहां पे सब कुछ रन करता है। सो बेसिकली ये उनकी एक पॉलिसी बन गई है, ये उनका टूल बन गया, बिकॉज उनको पता है कि दे कैन नॉट विन एनी वॉर। मतलब अगर आज इन कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं तो वो भारत से नहीं जीत सकते, हम उनसे बहुत आगे निकल गए, और हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिशन चाइना से। तो दे नो दैट कि वो चीज नहीं कर सकते, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फाइनेंशियली दे आर वेरी वीक, वो भीख मांगते फिर रहे हैं पूरे देश दुनिया में इस समय। तो उन्होंने ये इस टाइप का एक जो वॉर है ये 1989 से स्टार्ट कर दिया था। इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। अब हम इस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी अगर टेररिस्ट अटैक हम पे करेंगे तो हम आपको आपके घर में घुस के मारेंगे। और आपने आपने कुछ, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना स्पीच दिया था ऑन 10th, तो उन्होंने एक बहुत ही जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हाईलाइट की थी, उन्होंने कहा था कि अब हम उनके स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में अब हम कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। बिकॉज पिक्चर सामने आ गई थी, वहां पे आर्मी के पीछे पर्सनल्स खड़े हैं, ऑफिसर्स खड़े हैं, पुलिस पर्सनल्स खड़े हैं, और वो टेररिस्ट को मतलब उनको क्या, उनके जो भी होता है वो उनको स्टेट गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं उनकी बॉडीज को, और मतलब बहुत ही अजीब सी चीज है उधर ये। और उधर के लिए बहुत कॉमन है, हमारे लिए बहुत ही वियर्ड हो रहा था कि वो टेररिस्ट को भी ऐसे नेशनल फ्लैग के अंदर वो ऐसे उनको रेस्पेक्ट देते हैं। सो आपने जो उसके बाद जो सवाल पूछा अभी कि पाकिस्तान को ये जो अभी जो चेयर क्या बोलते हैं मिली है यूनाइटेड नेशंस के अंदर टू फाइट दिस टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के लिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया अब धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है। नो डाउट अमेरिका के इंटरेस्ट है इंडिया के पावरफुल होने में, बट एक लिमिट तक है। दे वांट कि हाँ इंडिया, बिकॉज अमेरिका कोई भी चीज विदाउट देयर ओन इंटरेस्ट नहीं करता है। उनको चाइना को केटर करने के लिए इंडिया को पावरफुल करना भी जरूरी है, दे नो दैट। बट वो इतना पावरफुल भी नहीं दिखना चाहते इंडिया को कि कल को इंडिया उनके लिए थ्रेट बन जाए। अमेरिका एंड चाइना दे यूज पाकिस्तान एज देयर पपेट स्टेट। उन्होंने वो पालतू कुत्ते की तरह पाकिस्तान को पाला हुआ है, वो उसको रोटी देते हैं और वो बदले में उनके लिए काम करता है। इट्स अ फैक्ट, एवरीवन नोस इट, इवन पाकिस्तानीज नो इट, इवन देयर जनरल्स नो दिस, कि वो पालतू कुत्ता है उनका, वो उनको रोटी देता है और वो उससे फिर वो काम करवाता है। ठीक है, तो ये जो अभी इनको चेयर दी गई है, ये इंडिया को भी एक, मतलब कॉज इंडिया ने जो अभी रिटेलिएशन दिया है, सर ने जैसे बताया, नूर खान, मतलब इट्स लाइक चकलाला एयरबेस, इट्स इन इस्लामाबाद। आप सोचिए कि भारत ने उनके इस्लामाबाद पे एक तरीके से अटैक किया, और उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी थोड़े दिन पहले उन्होंने कुछ पता नहीं क्या पता नहीं कुछ बनाया, सेलिब्रेट किया कि हम दे हैव विन द वॉर, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वॉर दे हैव वॉन। तो उसमें वो बोलते हैं कि मैं एक सैटेलाइट फोन मेरे एक बड़ी जो भी है उसको दे रखा था, और सुबह मेरे पास आसिफ मुनीर, वो जो फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल जो उनके हैं, उनका फोन आया कि सर हमारे पास हम पे भारत ने हमारे नूर खान एयरबेस पे अटैक कर दिया, और वो डरे हुए बिल्कुल भी नहीं थे। और उसके बाद हमें फजर की नमाज पढ़ने के बाद हमें उन पे अटैक करना था। पर उसके बाद उन्होंने कहा रिसेंटली अजरबैजान में एक और इंटरव्यू आया कि उसमें उन्होंने बोला कि भारत ने उससे पहले हम पे ब्रह्मोस मार दिए बहुत सारे। तो ये जो चीज अभी अमेरिका कर रहा है और चाइना कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको पाकिस्तान को, मतलब वो इसलिए किया जा रहा है कि भारत को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसलिए उनको ये चेयर भी दी गई है। उमेश जी, एक और सवाल आता है जो कि नैरेटिव वॉर को थोड़ा इम्पैक्ट करता है इंडिया के साइड से, बिकॉज हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, उनकी एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी थी कि हमसे टैक्टिकल गलतियां हुई हैं, हमने स्ट्रैटेजी बदली है, और इसी चीज को पाकिस्तान ने अपनी सोशल मीडिया में इस तरह से चलाया है कि इंडिया ने तो हार मान ली है, तुम्हारे सीडीएस ने ही हार मान ली है, और ये बोला है कि इंडिया को पाकिस्तान ने हरा दिया था। इन्हीं सब चीजों को वर्ल्ड मीडिया ने भी इसी तरह एक नैरेटिव से ले लिया है कि हाँ, भारत ने हार कबूल ली है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जब वॉर में जाते हैं ना, तब आपको समझना चाहिए कि यू विल टेक सम हिट्स। ऐसा नहीं है कि इट इज लाइक अ बॉक्सिंग मैच। आप अगर उस सामने वाले को 6 पंच मारोगे तो 2-3 खाओगे भी। तो सीडीएस ने उसी हिसाब से बोला है। उन्होंने एक्सप्लिसिटली कुछ बोला नहीं है कि हमारे रफाल प्लेन गिरे हैं या कुछ गिरे हैं। उनको समझ में आ गया था कि पाकिस्तान को कैसे, उनको एक तरह से दे कैन डू अ डिवास्टेटिंग स्ट्राइक। उनका मतलब वो था। अब पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया विंग है, उसने उसको स्पिन किया। डीजीआईएसपीआर क्या करता है आपको मालूम है। डीजीआईएसपीआर इज वेरी गुड एट स्पिनिंग थिंग्स। उन्हें उस स्टेटमेंट को उठाया, उसको ट्विस्ट किया, और भारत के अंदर जो एक पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड है,
उन्होंने भी एक तरह से पाकिस्तान का नैरेटिव यहाँ पे बोलना चालू कर दिया। जो आई थिंक पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है। हाँ, तो वो उनको निशाने पाकिस्तान चाहिए, तो इसके लिए ही स्टार्टेड स्पीकिंग ऑल दिस लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तानी। बट आप ये सोचिए ना कि भारत ने 3 दिन 80 या 90 आवर्स का वॉर हुआ था, ठीक है। उसके अंदर पाकिस्तान के पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर नेशन, आप ये समझ जाइए। सेकेंड, आप ये भी समझ जाइए, पाकिस्तान कोई एरी गरी फोर्स नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल फोर्स इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट मिलिट्री बोलते हैं उसको। उसके पास अराउंड 7 लाख उनकी फोर्स है। उसको जाके वहां पे उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दी थी, बॉर्डर्स पे वो लोग रेडी थे। भारत ने अभी तक अपना बॉर्डर्स अभी तक अपना किया ही नहीं था, ऑफेंसिव किया ही नहीं था। वी हैड इंस्टॉल्ड अवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमारा आकाश तीर, हमारा ब्रह्मोस, हमारे जितने भी अभी राफाल के अंदर हमारा स्कैल्प एंड हैमर मिसाइल्स और एक तरह से ब्रह्मोस छोड़ा गया। इसके कारण पाकिस्तान को परेशान हो गई है। और बताया जाता है वी हैव नॉट इवन यूज द 5% ऑफ आवर मिसाइल्स एट ऑल। हमने तो अग्नि यूज भी नहीं की, पृथ्वी यूज भी नहीं किया। हमने अभी तक हमारा रुद्राम यूज नहीं किया, हमने काली यूज नहीं किया। हमने एक तरह से हमारा, आप बता देता हूँ, ब्रह्मोस NG जो है नेक्स्ट जनरेशन रेडी है, वो भी हमने यूज नहीं किया। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, तो हमने यूज भी नहीं किया। ध्वनि करके एक है, सूर्य मिसाइल्स है, विष्णु मिसाइल्स है, वी हैव नॉट इवन यूज्ड एनीथिंग। उसमें पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। अगर ये सब जो ब्रह्मोस है वो मार्क स्पीड 2.8 है, हमारे पास टेस्टेड मिसाइल्स है विच कैन गो अप टू मार्क 11 ऑल्सो। बट हमने अभी तक, DRDO ने अभी तक यूज नहीं किया। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स सिर्फ हमने एक 10 किलोवाट का यूज किया था, वो भी हमारे आकाश तीर में। और एक तरह से आपने देखे चाइना की PL-15E मिसाइल, जो BB-RAM मिसाइल है, उसको हमने एक तरह से वो तो चल भी नहीं पाई थी और ऐसे ही गिर गई थी। और हमारी जो मिसाइल्स है, अभी तक तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारी अस्त्र मिसाइल है, जो BB-RAM मिसाइल है, जो चाइनीज वेरिएंट के जैसे ही है, वो हमने अभी तक यूज ही नहीं किया। अभी तक तो हमने सिर्फ फ्रेंच मिसाइल्स यूज की है। अभी नेक्स्ट अगर कॉल होगा तो आप देखेंगे हमारा तेजस निकलेगा। हमारा अभी आपको याद होगा कि जी ने हमारे को अभी दे हैव स्टार्टेड गिविंग अस द इंडियंस आल्सो। तो अगर मैं तो चाहता हूं कि ऑपरेशन 2 चालू हो, भारत के वेपन्स हम पाकिस्तान में टेस्ट करें, वॉर रेडी हो। और जिसके कारण आप ये देखें कि तुर्की के ड्रोन्स एक तरह से डट साबित हुए, चाइनीज वेपनरी डट साबित हुई। और जो चाइनीज वेपन्स है दे आर द चीप कॉपी ऑफ रशियन वेपन्स, कंप्लीटली फेवर आउट ऑफ फेवर हो चुके हैं। तो दिस इज द वे वी हैव टू अप्रोच द वॉर। हमें तो एक चीज है, 48-72 आवर्स और होता है, तो वी शुड गो ऑल आउट एंड वी शुड टेस्ट ऑल आवर वेपन्स। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है, इट इज अ ब्लफ। आपको ये बता दूं, अगर पाकिस्तान ने कहीं पे भी न्यूक्लियर वेपन यूज किया, देखिए एक चीज है, ना तो इंडिया यूज करने वाला न्यूक्लियर वेपन्स, ना पाकिस्तान यूज करने वाला है। अगर इंडिया यूज क्यों नहीं करेगा, अगर बाई चांस यूज किया, जो वेस्टर्ली विंड्स है वो पाकिस्तान से इंडिया ही आने वाली है। आपको याद ध्यान देना पड़ेगा, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के अंदर हमारे लोग वहां पे एक तरह से रेडिएशन आ जाएंगे। और पंजाब और हरियाणा हमारा फूड इकोसिस्टम है, पानी खराब हो जाएगा। आप इस सब लोगों को सोचना, एक बार पढ़ लेना चाहिए न्यूक्लियर विंटर क्या होता है। न्यूक्लियर विंटर जब होता है तब आपको बहुत दिनों तक सनलाइट नहीं आती है, रेडिएशन आ जाते हैं बहुत सालों तक, वहां पे वेजिटेशन इज अनहैबिटेबल। तो ये सब होने वाला नहीं है। पर डेफिनेटली अगर पाकिस्तान नेक्स्ट टाइम कुछ करता है, वी शुड गो फॉर एन ऑल आउट वॉर, ऑल आउट स्ट्राइक करना चाहिए। भारत ने ऑलरेडी, आपको मालूम है, इंडस वाटर ट्रीटी के लिए आपने क्या किया, वो हमारा वाटर बॉम्ब है, हाइड्रो बॉम्ब। अब उनको जब पानी चाहिए हम नहीं छोड़ेंगे, उनको नहीं चाहिए तब हम छोड़ रहे हैं। उनकी राबी क्रॉप्स खराब हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं हो रहा है वहां पे। एक और एक चीज बताता हूँ, जो जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स है वो पंजाब में लोकेटेड है। इसके लिए बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए कूलिंग करने के लिए। अब वो पानी भी उनको नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए, वहां पे चेर्नोबिल जैसी सिचुएशन भी खड़ी हो सकती है। उसके लिए पाकिस्तान पानी मांग रहा है भारत को कि आप पानी भेजो। आप ये देखिए, ये सब चीज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। आपको बताता हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी में 25% इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन इंडस वाटर, 40% उनका एम्प्लॉयमेंट इंडस वाटर पे डिपेंड होता है, 70% उनका ड्रिंकिंग वाटर, 90% इरिगेशन, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन इंडस वाटर। वहां पे पंजाब के अंदर और सिंध के बीच में
पानी का प्रॉब्लम चालू हो गया। बलूचिस्तान में आपने देखा है कि कैसे क्वेटा पे ऑलरेडी उन्होंने झंडा फहरा दिया है। बहुत सारी सिटीज है, उनके 2-3 सिटीज और है, एडिशनल सिटीज, वहां पे बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स ने एक तरह से अपना झंडा फहरा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान नेशनल असेंबली में बोल चुके हैं, Balochistan is few steps away from getting international recognition। और ये देख लीजिए पश्तूनिस्तान, जो ग्रेटर अफगानिस्तान का बात है, वो बोल दिया कि भारत अगर अटैक करता है तो वी विल ऑल्सो इंक्रीज अवर बाउंड्रीज। अब पाकिस्तान का इंटरनली इम्प्लोजन होता जा रहा है। अब आपको मालूम है कि 4 उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी है भारत को, अर्जिंग, उनके डैम्स में पानी कम हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं हो रहा है। अब वो एक तरह से आप देखेंगे उधर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उधर इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ेंगे, उनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो प्रॉब्लम में आने वाली है, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा यूज होने वाले हैं। ये 1 बिलियन 2 बिलियन जितना भी भीख मांग लो, ये थोड़े दिन में खत्म हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप ये सोच लीजिए 25 करोड़ की जनता है, 1 बिलियन ऐसे कैसे निकल जाते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है। हम कश्मीर में $15 बिलियन हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपको मालूम है लेह से लेके कहीं पे एक जगह पे वी आर बिल्डिंग द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, हाईएस्ट रेलवे लाइन, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा है। फॉर दैट वी आर स्पेंडिंग अराउंड $10 to $12 बिलियन। और ये पाकिस्तान $7 बिलियन के लिए भीख मांग रहा है। देखिए, मानता हूँ यूएस ने इनको यूएनएससी सीट दे दी है, दैट इज द ग्रेटेस्ट जोक ऑफ द सेंचुरी। इसमें हल्की यूएस की हो रही है, इसमें हल्की यूनाइटेड नेशन की हो रही है। यूनाइटेड नेशन हैज बिकम अ जोक। पाकिस्तान भीख मांग रहा है, यूएस मतलब आप ये सोचिए ना, शहबाज शरीफ ने तो बोल ही दिया है कि नो बडी इज इंटरेस्टेड इन गिविंग आर्म्स टू पाकिस्तान। देखिए, अभी ऐसा है कि तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ने एक ट्राइलेटरल अलायंस भी बना लिया है। और वो आपस में, मतलब एक सोचिए, तुर्की जिसका इन्फ्लेशन हाई है, पाकिस्तान जिसका इन्फ्लेशन हाई है, अजरबैजान अब उन दोनों के साथ, उन दोनों भिखारियों के साथ अजरबैजान साथ में कितने दिन रहेगा वी डोंट नो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ क्वाड बना रहा है उनको काउंटर करने के लिए। तो दिस आर द थिंग्स इंडिया इज डूइंग। और सेकेंड, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, वहां पे आप देखिए शशि थरूर जी गए थे, ओवैसी गया था, मनीष तिवारी गए थे, हमारे ऑपोजिशन लीडर्स जाके इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज सर्टेनली वेरी डिफरेंट टोन समझ में आ रहा है। अभी आप ये देखिए कि ओमर अब्दुल्ला ने खुद बोला है कि नरेंद्र मोदी जी के राज में ही हम चेनाब नदी पे जो ब्रिज है, 360 मीटर का ब्रिज है, हम बना पाए। अब पीडीपी की नेता है महबूबा मुफ्ती, वो बोल रही है पीडीपी वर्कर्स को कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और उनकी जो सहायता जितनी कर सको आप करिए। फारूक अब्दुल्ला आज आज या कल वो शायद वैष्णो देवी गए हैं, वो एक तरह से वंदे भारत ट्रेन में जाने के लिए, तो एक तरह से वो भी बात कर रहे हैं। तो समझ लीजिए देयर हैज बीन अ चेंज। और भारत ने जो डॉक्ट्रिन बोला है कि उन्होंने बोल दिया द टेररिस्ट ऑफ पाकिस्तान इज एन ऑक्सिलरी फोर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, एनी फ्यूचर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड अ वॉर। और अब आप करोगे तो हम गोली के बदले नहीं गोला देंगे आपको, या तो चैन से रोटी खाओ या गोली खाओ। मोदी जी ने बोल दिया है और खत्म हो गई है बात। आप अगर अगर आपको इंडस वाटर ट्रीटी चाहिए तो आपको हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम को देना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं होगी। सिंपल है, आपको टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना पड़ेगा। अब ये है कि पाकिस्तान कितने दिनों तक अपनी हेगड़ी रख सकता है, लेट अस सी। और एक चीज आप ये भी देख लीजिए, भारत ने एक तरह से बहुत ही रिस्ट्रेंट तरीके से किया है। जैसे विवेक ने बताया था, वी हैव नॉट हिट द सिविलियन टारगेट्स। ऑन द अदर हैंड, उन्होंने हमारे पुंछ सेक्टर में हमारे सिविलियंस को मारा, 20 सिविलियंस डाइड, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी थी। दिस इज द टेररिस्ट फोर्स। ये कोई पाकिस्तान की आर्मी इटसेल्फ इज अ टेररिस्ट फोर्स, मर्सिनरीज है। पैसे के लिए वहां की जो पंजाबी एडमिनिस्ट्रेशन है अपनी माँ को भी बेच डालेंगे। वहां पे आपको मालूम है बलूचिस्तान में एनफोर्स डिसअपियरेंस हो रहा है, वहां पे वो लोग एक तरह से ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। आप ये बोलते हैं कि इतना मुस्लिमों की बात करते हैं, तो यूगर मुस्लिम्स के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, जो चाइना उनकी एक तरह से एथनिक जेनोसाइड कर रहा है। कर्ड्स के बारे में क्यों नहीं बात करते, टर्की जो कर रहा है उनके साथ, पर उनकी बात नहीं करेंगे, पैलेस्टीन की बात जरूर करेंगे।
क्योंकि पैलेस्टीन में इसराइल है। टर्की के एर्दोगान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, चाइना के जी जिनपिंग के खिलाफ नहीं बोलेंगे। यूफर मुस्लिम्स के बारे में जब इमरान खान को पूछा गया था, ही सेड ही हैज नो नॉलेज अबाउट इट। तो मतलब ब्लेटेंट लाई बोलते हैं पाकिस्तान की लीडरशिप इस मैं तो एक चीज बोलता हूँ, इट्स अ लाफिंग स्टॉक। खुद एक चीज मानना पड़ेगा शहबाज शरीफ को, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। वो खुद बोलता है कि हम भिखारी है, वी शुड गिव हिम द क्रेडिट फॉर दैट। ये जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान ने मजाक बनाया खुद का, तो एक्चुअली मतलब सॉरी, यूएस ने यूएनएससी का जो चेयर दिया है उससे मजाक बनवाया है। तो काफी मीम्स मैंने भी देखे हैं कि ये तो ऐसा हुआ कि मसूद अजहर को नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है। देखिए अभी तो ऐसा आगे ऐसी भी बात आएगी कि देखिए कि यूएस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस हिसाब से वो पाकिस्तान के अंदर, आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाया है उन्होंने, ट्रम्प की कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसमें एरिक ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर 60% स्टेक रखते हैं। और इसकी जिस कंपनी के जो मालिक हैं वो है जकारी विटकॉफ। जकारी विटकॉफ इज अ सन ऑफ लेजेंडरी बिलियनर स्टीव विटकॉफ, जो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन कर रहे हैं। अब ये क्या है, एक तरह से इंटरनेशनल एक मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बना रहे हैं ऑन क्रिप्टो। ठीक है, जो पाकिस्तान के जनरल्स है, अगर उनको अपना करप्शन का पैसा है ट्रांसफर करना है, इट विल नॉट बी डन थ्रू द स्विफ्ट नेटवर्क, इट विल बी डन थ्रू द क्रिप्टो नेटवर्क, राइट। जिसमें ट्रम्प की कंपनी विल बी अर्निंग थ्रू कमीशन। सो दिस इज टाइप ऑफ थिंग दे आर डूइंग। तो ट्रम्प का फैमिली का इंटरेस्ट है, इसके लिए कर रहा है। और पैसा जब घर पे आता है, कौन आदमी मना करेगा, बताओ ना आप सिंपल बता रहा हूँ, आपके कंट्री में कोई पैसा लेके आएगा और पाकिस्तान के करप्ट जनरल पैसा कहाँ से भेजेंगे? अल्टीमेटली वो लोग रिटायर तो अमेरिका में ही होते हैं ना। तो वाई आर यू ब्लेमिंग ट्रम्प? ट्रम्प ने अपने हिसाब से किया है, फॉर हिज ओन कंट्री हैज डन। ठीक है, हमारे अगेंस्ट लग रहा है, हमें लगता रहने दे, हमें क्या करना है, हमें थोड़ी कोई सुनना है। हमको सुनना रहेगा तो सुनेंगे, नहीं तो इग्नोर करेंगे उसको। हमने कौन सा क्रेडिट दिया उसको, जबकि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने बोल दिया ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए। हमने उनको कुछ भी भाव ही नहीं दिया। सर, नैरेटिव वॉर के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जहाँ पे शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो लीडर्स हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, वो ऑल इंडिया पार्टी के एक डेलीगेशन में भारत की तरफ से बाहर के देशों में जाके एक भारत का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वहां पे जाके बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो हर बार टेररिज्म को सपोर्ट करता है, वो एक क्यों वर्ल्ड लेवल पे उसका बहिष्कार होना चाहिए। वहीं पे राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो ये बोलते नजर आते हैं कि नरेंद्र सरेंडर। तो ये इस चीज पे आपका क्या ख्याल है, क्योंकि ये भी एक तरह से नैरेटिव वॉर में पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में एक अलग छवि सेट करता है कि इंडिया इज नॉट यूनाइटेड। तो ये जो वॉर हम अपने बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, बट एक वॉर है जो हम इंटरनली भी लड़ रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग पार्टीज के या अलग ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, वो आर्मी की पूरी मेहनत पे, हमारे देश की जो जंग में मेहनत है उस पे पूरा पानी फेर देते हैं। देखिए, राहुल गांधी के बारे में बात करना वेस्ट है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। मेरा बात ही मत करिए, इवन +2 स्टूडेंट और स्कूल के स्टूडेंट भी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, उनका मेंटल आईक्यू मेरे ख्याल से खराब हो चुका है, माइनस में होगा। सो लेट्स नॉट डिबेट अबाउट हिम। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ही इज एस्पायरिंग टू गेट निशान पाकिस्तान, ओह, द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा विवेक, एक पॉइंट पे आपका क्या कहना है कि हमारा जो ऑपोजिशन है उनका स्टैंस ये है, इवन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर वो लोग ये पूछते हैं कि कितने राफेल गिरे, वो लोग ये नहीं पूछते कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो लोग ये पूछते हैं कितने राफेल गिरे। तो उस पे आपका क्या कहना है? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि अपना अपोजिशन ही नहीं, इसमें इसको आप क्रिटिकली अगर आप एनालाइज करेंगे और रैशनली सोचेंगे तो हमारा हमारा अपोजिशन ही नहीं, ये दुनिया में कोई भी नहीं पूछ रहा है। आप इसको नोटिस करिए, जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स है, इवन दे आर नॉट आस्किंग इट कि हाउ मच डैमेज वी इनकर्ड ऑन पाकिस्तान। वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर 11 एयर बेसेस। ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान के पास 19 एयर बेसेस हैं, जिसमें से 14 आर मेजरली, मोस्टली दे आर ऑपरेशनल ऑलवेज, जिसमें से आपने उनके 11 एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। we all have seen the pictures of Bolari Air Base जो उनका साउथ में है, सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं सारी, टोटली डिस्ट्रॉयड। और उधर उनके एवैक्स डिस्ट्रॉय हुए, साब एवैक्स जो विच दे हैव एक्वायर्ड फ्रॉम स्वीडन,
फिर उनके F-16 वहां पे डिस्ट्रॉय हुए हैं, 4 F-16 जो उनके हैंगर में थे उस समय वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। उनके खुद के एक एयरफोर्स जनरल ने इस चीज को एडमिट किया है। ही वॉज गिविंग सम इंटरव्यू टू सम चैनल, उसमें उसने बोला कि हमारे एवैक्स एंड F-16 वर डिस्ट्रॉयड ओवर देयर। ठीक है, और आप इसको ऐसे देखिए, मैं आपको इसको क्रिटिकली अगर हम एनालाइज करें, हमारी जो फौज है वो बहुत डिसिप्लिन फौज है। ठीक है, जो हमारे जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उधर जो हमारे डीजी ऑपरेशन थे भारती साहब, उन्होंने सीधा बोला था लॉसेस आर द पार्ट ऑफ कॉम्बैट, बट हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह से अचीव किया। इन विद इन 26 मिनट्स हमने उनके 9 टेरर बेस कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद भारत ने साफ कहा कि हमें आपसे कोई युद्ध नहीं लड़ना है, वी डोंट वांट टू एस्केलेट दिस बिकॉज वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। ठीक है, बट पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान स्टार्टेड टारगेटिंग आवर सिविलियंस। उन्होंने 19 हमारे सिविलियंस कैजुअलिटीज किए पुंछ के अंदर। ठीक है, उन्होंने वहां पे मोटार शेल दागे और गुरुद्वारे पे हमला किया, चर्च पे हमला किया, सिविलियंस को पूरी तरह से टारगेट किया। दे हैव टारगेटेड अमृतसर, इवन उनका एजेंडा वाज टू हिट द गोल्डन टेम्पल। और वो एक रॉइट्स, अगर आप इसको एक बड़े एजेंडे के तौर पे देखें, आसिम मुनीर ने जो अपनी स्पीच दी थी, तो वो एक भारत के अंदर एक रिलीजियस जो हार्मनी हमारे देश की जो एक ब्यूटीफुल एक मतलब एक हमारी पिक्चर क्रिएट करती है, उसके अंदर वो एक दरार डालना चाह रहे थे। सो उनका ये बहुत बड़ा मेजर प्लान था ये, जिसको भारत ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, उसके बाद वी हैव, जब उन्होंने हमारे सिविलियंस और मिलिट्री एयर बेसिस पे अटैक करना शुरू किया थ्रू आउट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो उसके बाद फिर भारत ने बोला, मतलब इट ना कि इट्स इनफ। उसके बाद फिर हमने वी हैव स्टार्टेड स्ट्राइकिंग बैक, और हमने 9th को वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर एयर डिफेंस सिस्टम व्हिच इज HQ-9 व्हिच दे हैव एक्वायर्ड फ्रॉम चाइना। जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने बिल्कुल फुस कर दिया लाहौर के अंदर। एंड देन आफ्टर दैट 9th और 10th की रात को वी हैव डिस्ट्रॉयड देयर 11 एयर बेसिस फ्रॉम भोलारी। रहीम यार खान की फोटोज वेरी फेमस, उनका पूरा एयर जो वहां का एयर रनवे है वो पूरा डिस्ट्रॉयड है। सरगोदा, मतलब जो उनका मतलब यू कैन से उनकी एयरफोर्स का द मेन एयरफोर्स बेस है वो सरगोदा है। किराना हिल्स भी वही है सरगोदा के पास। तो हमने सरगोदा को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद नूर खान चकलाला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सुकूर, मतलब 11 एयर बेसिस। इवन वी हैव टारगेटेड कराची। लोगों ने इनिशियली हमारी मीडिया को ऐसे बोला कि ये तो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, बट मलीर जो उनका कैंट है वो कराची के अंदर है, हमने उसको भी हिट किया। ठीक है, पेशावर को हिट किया, हैदराबाद को हिट किया, हमने हर जगह हिट किया। पॉइंट इज कि इस चीज को अगर हमारा अपोजिशन और अगर वेस्टर्न मीडिया डिस्कस करता है तो उससे हमारे एक जो देश की एक स्ट्रांग छवि बाहर निकल के आती है, और ये हमारे अपोजिशन को भी सूट नहीं करता। स्पेसिफिकली राहुल गांधी जो बहुत ही मतलब मैं सर ने कहा कि बात करना इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। उनके जो सवाल हैं बहुत ही वियर्ड होते हैं कि कितने रफाल गिरे, और ही इज नॉट आस्किंग कि हाउ मच डैमेज वी हैव इनकर्ड ऑन देयर टेरिटरी। वो नहीं पूछ रहे कि बुलारी में कितने फाइटर जेट्स गिरे, या फिर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने MRSAM है हमारा बराक 8 जिसको हम बोलते हैं, इसराइल और इंडिया का म्यूचुअली जो हमने बनाया है मिलके, उसने कितने एयरप्लेन्स को गिराया। S-400 जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में सुदर्शन चक्र बोलते हैं, उसने क्या किया। मतलब वो कोई नहीं पूछ रहा है कि हमने उनको कितना डैमेज दिया है। इंस्टेड ऑफ दिस वो क्या पूछा जा रहा है कि हमारा कितना लॉस हुआ है। ये सेम उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे भी किया था कि हमें प्रूफ चाहिए। This time we have provided all the proofs, we have provided all the HD images and the satellite images, everything is on the open platform. जो हमारे बाद में CDS साहब ने भी कहा, क्योंकि we are मतलब हमारी जो फौज है बहुत डिसिप्लिन्ड है और we are very open to everything. तो उन्होंने साफ बताया कि हाँ ठीक है, लॉसेस होते हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी, उनके पास भी वेपन्स बहुत एडवांस हैं, दे आर एक्वायरिंग इट फ्रॉम चाइना एज वेल एज फ्रॉम टर्की। ठीक है, तो लॉसेस होते हैं, बट हमने हमारे जो हमारे जो फाइटर जेट्स के लॉसेस हैं उसके पीछे हमने उनके नंबर्स इसलिए डिस्क्लोज नहीं किए क्योंकि उन्होंने उस समय भी कहा था कि वी आर स्टिल इन द कॉम्बैट सिचुएशन। और पाकिस्तान को भी ये बात अभी तक नहीं पता है कि उन्होंने भारत के कौन से फाइटर जेट्स हिट किए। तो हम हमारे एनिमी को कभी भी आगे रखें, क्योंकि पाकिस्तान की जो फितरत है वो बदलने वाला है नहीं, वो कुछ ना कुछ नीच हरकत करता ही रहेगा इन फ्यूचर भी। तो वी डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ एडवांटेज टू द पाकिस्तान। और ये एक प्रोफेशनल डिफेंस फोर्स करती है। ठीक है, कोई अमेरिका से नहीं पूछता। अमेरिका ने इतने सारे, इवन जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था तो उनका भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उस टाइम पे भी। नो वन आस्क्ड अमेरिका की भाई साहब आपका कैसे हेलीकॉप्टर गिर गया, आप तो बहुत एडवांस आर्मी हो। अभी रशिया के ऊपर यूक्रेन ने जो ऑपरेशन किया है स्पाइडर वेब के नाम से, जिसमें उनके बहुत सारे फाइटर जेट्स और उनके जो बॉम्बर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया। नो वन इज आस्किंग रशिया आपके कैसे डैमेज हो गया। देन व्हाई एवरीवन इज आस्किंग, ब्लूमबर्ग से लेके द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, एवरीवन इज आस्किंग कि भाई रफाल रफाल रफाल, बिकॉज उनका उसमें एक बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है। आप इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका और चाइना का बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है और वो उसको कभी भी डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते।
इंडिया ने इस बार एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमसे मिस हुई, हमने हमारे ही डिफेंस सिस्टम्स को उस तरह से एडवर्टाइज नहीं किया जैसे हमने रफाल और S-400 को किया। नो डाउट वो बहुत अच्छे, मतलब रफाल इज अ वेरी गुड फाइटर, वेरी पोटेंट फाइटर, और S-400 बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट जो हमारे इंडिजीनियस सिस्टम्स है, लाइक तेजस, सुकोई 30 MK जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो हमारा MRSM हो गया, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया ने खुद के अपने इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स यूज किए, जिन्होंने इस पूरे लड़ाई का रुख को ही बदल दिया, ब्रह्मोस, ठीक है। तो उनको पता है कि इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, इंडिया के वेपन्स आने वाले टाइम के ऊपर अमेरिका और चाइना को भी सरपास कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी इंडिया डेवलप कर रहा है इन फ्यूचर। तो उन्होंने वो एक उनका बहुत बड़ा गेम प्लान था। रफाल इंडोनेशिया ने भी खरीदा है, रफाल उन्होंने भी डील साइन की है, इंडिया ने खुद ने अपनी इंडियन नेवी के लिए 26 रफाल की डील साइन की है। तो उनको रफाल के मार्केट को डाउन करना था, इसलिए कि प्रोपेगेंडा चलाया गया थ्रू चाइनीज मीडिया, थ्रू अमेरिकन मीडिया, थ्रू ब्रिटिश मीडिया, कि कैसे करके इस स्टोरी को हाईलाइट किया जाए और इस स्टोरी को दबाया जाए। और पाकिस्तान को यही चाहिए था, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू शो, उनके पास कोई सैटेलाइट इमेजेस नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है टू शो द डैमेज विच दे हैव इनकर्ड ऑन इंडिया, उनके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। तो बस उनके पास एक ही वो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो DG ISPR का जो उनका जो हैंडल है, उस पे वो गेम्स के वीडियोस चला के गेम्स के वीडियोस में वो दिखा रहे हैं कि एक गेम है, उसमें दिखा रहे हैं कि उन्होंने इंडिया का फाइटर जेट गिरा दिया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो किस लेवल का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मतलब, और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। हमारे उनके जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, लाइक उनकी गवर्नमेंट और उनका DG ISPR, अभी थोड़े दिन पहले उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने उनकी पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला है कि द टेलीग्राफ ने न्यूज चलाई कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज द किंग ऑफ द स्काई। मतलब वो कुछ भी बेच रहे हैं अपनी, और कुछ ही चूरन बेच रहे हैं, और उनके लोग बेचारे अनपढ़ लोग हैं, उनकी गलती नहीं है, मतलब वो बेचारे पढ़ाई लिखाई कभी हुई नहीं है, और जैसे उनकी नॉलेज है उस हिसाब से वो सिरों पे विश्वास कर लेते हैं। तो वो ठीक है, उनके उधर वो चूरन बेचा जा रहा है, वो बेचारे चल रहा है, ठीक है, देश वो आज तक ऐसे ही चलता है, तो देयर इज नथिंग न्यू। जैसा उमेश जी ने कहा कि इंडिया के जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है, जल्द ही सर हम लोग पाकिस्तान को उनका स्वाद भी चखा देंगे। स्वाद चखाया है, अभी भी स्वाद चखाया है उनको। एक चीज बता देता हूँ, ताइवान इज इंटरेस्टेड इन द मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, और ग्रीस भी मांग रहा है कि ग्रीस भी ये चाहता है कि उनके पास जो उनकी मिसाइल सिस्टम्स है, तो जो वेरियस कलेक्शन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, उनके सेंसर्स रेडर्स से जो इंटीग्रेटेड वो सब बनाने के लिए उन्होंने अभी भारत से मदद मांगी है। और भारत से उन्होंने ये भी पूछा है कि रफाल को उन्होंने कैसे यूज किया है, मतलब कौन से हाइट पे, ऑपरेशनल डिटेल सब पूछा है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि हाउ दे हैव न्यूट्रलाइज द बरात्का ड्रोन ऑफ टर्की। और अभी ये भी बता देता हूँ, आर्मीनिया इज इंटरेस्टेड इन सुखोई 30 एंड भारत में अभी तक आपको ध्यान होगा कि आर्मीनिया ने अभी 40 JF-17 जेट्स चाइना पाकिस्तान से ऑर्डर किए हैं। तो उसको हाँ, अजरबैजान ने ऑर्डर किए $2 बिलियन के, ऐसा कुछ है। तो भारत के आर्मीनिया हैज आस्क्ड इंडिया फॉर सुखोई 30 MK1। तो अभी तक भारत ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि कुछ भी अगर सुखोई 30 के रिलेटेड है, वो हम रशिया के परमिशन के बगैर हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज द रीजन। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, भारत का ब्रह्मोस, भारत का आकाश तीर और सुखोई 30, अभी तक तो तेजस आना बाकी है। Nobody has seen the तेजस। तेजस LCA MK1 और LCA MK2 आ गया। तेजस LCA MK2 इज मच बेटर देन रफाल और एसवेल। आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, रुद्रा मिसाइल है, सबको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अभी एक चीज आप ये देख रहे हैं, जो फ्रांस की जो रफाल की जो BB-RAM मिसाइल है मीट्रियोट, तो वो आती है 26 करोड़ की। हमारी जो मिसाइल अस्त्र है वो 11 करोड़ की आती है। ऐसा बहुत कॉस्ट एडवांटेज है। और बताया जाता है कि जो तेजस LCA MK2 रहेगा, वो 650-700 करोड़ का जेट रहेगा, जबकि हमने अभी 64,000 करोड़ में 26 जेट लिए रफाल के। दैट इज ऑल्सो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो अगर आप हिसाब लगाओ तो 2400 करोड़ रुपया दिया है। ये चीज हमारे देश में बनना चालू हो गया। ईच जेट विल कॉस्ट अराउंड 700 to 800 करोड़ ओनली। उसमें भी हमारी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन में कुछ कमाए होगा, तो नेट हमारे को 500 करोड़ ही पड़े होंगे। मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे ना, भारत अभी सेल्फ रिलायंस होने पे काम कर रहा है, आत्मनिर्भरता पे काम कर रहा है, और जो सर ने वेपन्स बताए, दे आर वेरियस वेपन्स विच इन फ्यूचर वी विल सी
जो हमने खुद ने बनाए होंगे हम उन पे प्राउड करेंगे। जैसे आम का प्रोग्राम है जो AMC है, जो विच इज गोइंग टू बी द 5.5, नॉट इवन फिफ्थ, 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, और 2029 में उसकी फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली 2034 तक उसका इंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि वी आर गोइंग टू इंडक्ट 3 बैटरीज ऑफ QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो इंडिया खुद का इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म है, DRDO खुद डेवलप कर रहा है। इसके अलावा आकाश NG, जो इंडिया का खुद का एक सरफेस टू एयर एग्राम, अभी आकाश जो अभी हम रिसेंट अभी यूज कर रहे हैं, उसके अलावा एक आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन, NG स्टैंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, जो इंडिया इंडक्ट करने वाला है। इसके अलावा इंडिया प्रोजेक्ट कुशा पे काम कर रहा है, विच इज गोइंग टू बी द इंडियाज ओन S500। हमारा खुद का S500 जैसा Yes. प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट कुशा, जिस पे इंडिया काम कर रहा है, और वो रिसेंटली मतलब इन 2026 वो भी इंडक्शन में आ जाएगा। इसके अलावा अग्नि प्राइम, जो सैटेलाइट्स तक को हिट कर सकता है, एनिमी सैटेलाइट्स तक को। तो इंडिया धीरे धीरे, तेजस मार्क 1 सर ने से बताया, तेजस मार्क 1 इंडक्शन होने वाला जून में, उसका फर्स्ट हमें, जो हमारा नाल एयरफोर्स बेस है बीकानेर के अंदर, उसका फर्स्ट एयरक्राफ्ट हमें मिल जाएगा। उसका तेजस मार्क 2 पे हम काम कर ही रहे हैं। उसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हम F-35 या सुकोई 57 SU-57 में से कोई एक 5th जनरेशन फाइटर जेट हम खरीदे फॉर दिस टाइम पीरियड, जिसके अंदर हमारा खुद का एम का प्रोग्राम डेवलप होगा, बिकॉज वी नीड दैट। हम हमारे डिफेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बट उसके अलावा ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस NG एग्जैक्टली, है, हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक, मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे इंडिया काम कर रहा है, LRSAMs लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल्स पे इंडिया काम कर रहा है। तो इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम इज गोइंग इन अ वेरी फास्ट पेस और बहुत ही एडवांस है। और रही बात, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया से अब परचेज भी कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2014 से पहले जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट था, इट वाज इन सम करोड़ ओनली, मतलब फ्यू करोड़, जो कि अब 28,000 करोड़ हो चुका है। अभी राजनाथ सिंह रिसेंटली जो अभी उनका स्टेटमेंट आया था, 28,000 करोड़ पे वो पहुंच चुका है। अर्मीनिया, फिलीपींस ने हमें ब्रह्मोस लिया है हमसे, अर्मीनिया हमसे हॉवर्ड्स ले रहा है, अर्मीनिया ने अभी आकाश सिस्टम हमसे लिया है, पिनाका उन्होंने हमसे लिया है। और आपको बताना भूल गया, पिनाका जो Mark 3 और Mark 4, उसका भी इंडक्शन होने वाला है। फ्रांस इज इंटरेस्टेड इन पिनाका, फ्रांस इज इंटरेस्टेड, एंड ATAGS जो कल्याणी जो ग्रुप बना रहा है, वो भी फ्रांस लेने के लिए तैयार है। फ्रांस इज अ यूरोपियन कंट्री। मेरा जो कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ आज का जो नैरेटिव वॉरफेयर के ऊपर, वो मैं ये देना चाहता हूँ कि हम एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें ये जो डिफेंस के मामले हैं उसके अलावा भी, बिकॉज हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये जो नैरेटिव वॉरफेयर हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है थ्रू वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स एंड पाकिस्तान और चाइना, इसे काउंटर करने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। हमें उनके जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, जो उनके ट्वीट्स आते हैं या व्हाटएवर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, उसको हमें फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हमें पहले फैक्ट चेक करना चाहिए कि वेदर व्हाटएवर दे आर टेलिंग, वेदर इट्स ट्रू और नॉट। तो ये हमारी एज अ एक सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर एक चीज को फैक्ट चेक करें, क्योंकि वो इस टाइप की लड़ाई जीतने की कोशिश कर सकते हैं बाकी, क्योंकि उनको पता है वो हमारी सेना के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो कभी भी नहीं जीत सकते, ना जीते हैं ना आगे कभी जीत पाएंगे। विवेक, नेवी के बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं है। अगर वो बोलने लगे तो और 10 मिनट लगा देंगे। सर एग्जैक्टली, नेवी का तो अब 1971 का, अगर वो थोड़ा सा वो डेमो भी कराची का, हमारे जो DG नेवल ऑपरेशन थे। एक चीज मतलब हमारे रील पे ना हर बार पाकिस्तान के लोगों की साइड से एक कमेंट हमेशा आता था कि तुम लोग कहीं और जीतो ना जीतो, तुम लोग बस एक बॉलीवुड की मूवी बना दोगे। तो ऐसा एक कमेंट आता था, जिसमें बॉलीवुड ने डेफिनेटली काफी मूवीज बनाई है ऐसे नैरेटिव ब्रेक करने के लिए। बट ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बॉलीवुड वालों को जैसे सांप सूंघ गया था। दूसरी तरफ अगर हम लोग पाकिस्तानी एक्टर्स की बात करें, चाहे वो फवाद खान हो, मावरा हो, या फिर माहिरा खान और हानिया आमिर हो। बहुत हाँ, सारे तो इनके, ये हानिया आमिर हो, इवन देयर यस, तो क्रिकेटर्स लाइक काफी शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, दे वर अटेंडिंग द प्रोग्राम्स जहां ऑफ मतलब देयर। क्रिकेटर्स। बट इंडियन बॉलीवुड को अगर हम लोग देखें तो किसी भी फेमस सेलिब्रिटी के साइड से ऑपरेशन सिंदूर के लिए या फिर इंडियन आर्मी ने जो एक्ट किया, कुछ नहीं आया था। देखिए, आपको ये चीज बता देता हूँ, ये लोग जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, दे आर एक्चुअली, उनकी जो कुंडली है दाऊद इब्राहिम के पास है। और आपको क्या लगता है, क्रिकेट में क्या अभी सट्टा बंद हो गया है? एवरीबडी नोस। इसके लिए यू सी दैट द क्रिकेटर्स एंड द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज डिड नॉट कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट इंडियन आर्मी। द रीजन इज बोथ ऑफ दीज सेक्टर्स। सबसे बड़ा एंटी नेशनल सेक्टर है बॉलीवुड, सेकेंड है क्रिकेट। ये इन दोनों के अंदर ये लोग जो है, भले ही लोग उनको डेमी वर्शिपिंग करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा एक ही चीज मानना है, क्रिकेट में आज भी सट्टा हो रहा है, आज भी दाऊद इब्राहिम उसको कर रहा है। ही इज एक्चुअली पेट्रनाइजिंग वॉर अगेंस्ट द इंडियन आर्मी।
ये काम जूइस नहीं करेंगे, ये काम जैपनीज नहीं करेंगे, पर इंडियन जरूर करेंगे। और पाकिस्तान को मालूम है बॉलीवुड और क्रिकेट इंडिया के अंदर क्रेज है। सर बॉलीवुड की जहां बात आती है, एक तरफ तो पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं जैसे फवाद खान, हानिया आमिर, अली जफर जैसे लोग, ये लोग अपने सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट कर रहे हैं, इंडिया के एक्शंस को कंडेम कर रहे हैं। वहीं पे हमारे इंडिया के जो इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं, उनकी तरफ से कोई भी एक भी ट्वीट या एक भी स्टोरी वॉर से रिलेटेड नहीं आई है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है हमें कि क्या हमारे जो लोग हैं वो इतने सक्षम नहीं है अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखने में। इस पे आपका क्या कहना है? बस सीधा बात है ना कि उनको मालूम है उनकी जितने भी मॉनिटरी डीलिंग्स है, उनकी जो भी शेडी डीलिंग्स है, उसकी सारी कुंडली उनके पास पड़ी है। इसके लिए तो यूपीए के टाइम पे या कांग्रेस नेवर यूज्ड टू टेक एनी एक्शन, क्योंकि उनकी जो हवाला डीलिंग्स होती थी वो सब इनके पास सारी कुंडली दाऊद के पास रहती थी। Why India did not take any action after the 2008 Mumbai attacks? We could have done that, but we never had the political will. हमारी आर्मी उस समय भी बोल रही थी, give us a chance. ऐसा है, समय इनका भी आएगा, ऐसा नहीं है कि इनका समय नहीं आएगा। इनके भी जो है चिट्टे पोते खोले जाएंगे, जितने भी जो हमारे बॉलीवुड सेलेब्स हैं जो हमारे देश में खाते हैं और पूरा फेम लेते हैं, पैसा कमाते हैं, और उसके बाद फिर ये जब इस टाइप का कोई इंसिडेंट होता है तो ये चुप हो जाते हैं। तो समय सबका आता है, इनका भी आएगा, और हमारे देश की जनता और हमारे देश का कानून इनको अपने आप, टाइम टेल्स एवरीथिंग, वो अपने आप धीरे धीरे इनको भी लपेटे में लिया जाएगा, और नहीं सुधरेंगे तो देश सुधार देगा अपने आप ऐसे लोगों को। क्योंकि अब देश जाग रहा है, लोग जाग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि और जैसे हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते आ रहे हैं इन स्पीचेस कि अब समय आ गया है कि इस देश को 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो लोग समझ रहे हैं कि जो जितने भी हिपोक्रेट्स हैं जहां जहां वो बैठे हुए हैं, नॉट ओनली इन बॉलीवुड, जहां जिस जिस सेक्टर्स में बैठे हुए हैं, इन दीमकों को। आपने एक वो मूवी देखी है शौर्य मूवी? जी। शौर्य के अंदर एक पूरा एक सेगमेंट है, मैं आपके सभी व्यूअर से बोलूंगा कि एक सेगमेंट है उसके अंदर के मेनन का, वो जाके प्लीज सभी देखें। वो 15 मिनट्स का सेगमेंट है, उसमें दिखाना कुछ और चाह रहे थे डायरेक्टर साहब, पर उसका जो मैसेज है वो कन्वे कुछ और हुआ, बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग, द इम्पैक्ट जो उसने उस इम्पैक्ट में डाला, उसने जो बातें बोली हैं उसके अंदर। तो उसमें कुछ चीजें, मैं सभी चीजों को नहीं बोल रहा हूं, बट कुछ चीजें उसमें सही निकलती हैं। तो देश धीरे धीरे जाग रहा है, और आने वाले टाइम पे हम देखेंगे भारत और एक पावरफुल कंट्री के तरह उभर के आएगा सामने, और चीजें बदलेंगी, आई एम श्योर। ये नैरेटिव वॉरफेयर, ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर चलता रहेगा। आपको जैसे है, यू हैव टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, बिलीव योर इंडियन आर्मी। और भारत के अभी इंडियन आर्मी और या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक फैक्ट चेकर ट्विटर हैंडल भी कल लॉन्च किया है, उसको आप जाके सब्सक्राइब करिए। और जो भी ये बाकी जो वेबसाइट्स है, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड वेबसाइट्स है, उस पर बात मत करिए, क्योंकि हम बात करके वी एम्पावर देम। मैं तो बात भी नहीं करता उनकी, आई डोंट इवन कंसिडर, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। धन्यवाद उमेश जी एंड विवेक, बहुत मजा आया आज आप लोगों से बात करके, अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, जहाँ पे हमने पहलगाम अटैक, हमारी कैपेबिलिटीज, कहाँ पे हमारी कमी है। नैरेटिव वॉर में इंडिया जीते ना जीते या उसकी पोजीशन कुछ भी हो, बट हमें पता है कि हम अपने फोर फ्रंट्स पे कितने स्ट्रांग हैं। एंड आगे आने वाली डिस्कशंस में आपसे अब नेवी के बारे में हम बात करेंगे, और भी इंडिया की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय जय हिंद, हिंद। धन्यवाद। यस यार। जय सिया, या। जय हिंद।